Hello student, myself Prashant Singh and today we start the class 9 history first lesson French Revolution. In the previous video we discussed about the middle class and role of philosophers. In this video we discuss about the outbreak of revolution, है ना? किस तरीके से आउटब्रेक हुआ वहाँ रेवोल्यूशन का, किस तरीके से वहाँ पे क्रांति हुई। हमने प्रीवियस सेशन में देखा कि किंग हैड इंक्रीज द टैक्सेस फॉर द रीजन, कुछ रीजन के लिए जो शासक था लुई 16 उसने टैक्सेस बढ़ाने की कोशिश की। ठीक है, पहले क्या था कि ओल्ड रिजिम में यानी 1789 के पहले जो कंडीशन थी, monarchs did not have power to impose taxes according to the bill alone। ठीक है, अगर शासक को कोई टैक्सेस वगैरह बढ़ाना होता था तो वो स्वयं निर्णय नहीं ले पाता था। ठीक है, we learned that king had increased taxes for the reason monarchs did not have power to impose taxes। impose taxes नहीं कर सकता था, उसको एक क्या लेना होता था, call the meeting of state general, है ना? Rather he had to call meeting to state general which would then pass the proposal for new taxes। होता क्या था कि जो शासक होता था उसको कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं था, इम्पोज टैक्सेस करने का अधिकार नहीं था। जब उसको क्या लेना पड़ता था, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़ती थी स्टेट जनरल की, उसमें प्रपोजल रखना पड़ता था। अगर वो प्रपोजल पास हो जाता था तो फिर टैक्सेस लागू कर दिया जाता। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज था कि स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी और ये स्टेट जनरल की जो स्टेट जनरल था वो एक पॉलिटिकल बॉडी थी। ठीक है, जैसे आजकल पार्लियामेंट होती है, लोकसभा राज्यसभा होती है, उस तरीके से ये पॉलिटिकल बॉडी थी इन विच द थ्री स्टेट्स सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसमें तीनों स्टेट के लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे, यानी क्लियर्जीज के भी, नोवेल्टीज के भी और थर्ड स्टेट के भी। ठीक है, लेकिन थर्ड स्टेट में वही लोग शामिल थे, रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, रिचर एंड एजुकेटेड प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो लोग थे वही इसमें थे। तो ये जो स्टेट जनरल की एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें कि तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आते थे। लास्ट टाइम ये जो मीटिंग डन की गई थी वो 1614 में की गई थी। शासक को जब टैक्सेस बढ़ाना था तो उस समय 1614 यानी 1614 में ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी और अब जाके उसके बाद कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं हुई थी। इसके बाद सीधे कब 1789 में ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। ठीक है, तो 5 मई को 1789 को लुई 16 ने असेंबली को कॉल किया, यानी मीटिंग ऑर्गेनाइज किया। मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए ये स्टेट जनरल की जो मीटिंग बुलाई गई, किसके लिए बुलाई गई? टू इम्पोज द न्यू टैक्सेस। न्यू टैक्सेस को इम्पोज करने के लिए इसमें उनको अपना प्रपोजल रखना था और वो जो सदस्य अगर पास कर देते तो वो टैक्सेस क्या हो जाते, एक्सेप्ट किए जाते, है ना? तो ये जो डेलीगेट्स थे ये सारे इकट्ठे हुए और ये जो हॉल था वर्साय का वो पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया। यानी अरे कोई भी मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी तो एक पर्टिकुलर कोई प्लेस व्यवस्था की जाएगी ना, तो वैसे यहाँ पर भी एक जो पैलेस था वर्साय का वो पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया, हॉल को प्रिपेयर किया गया और सारे डेलीगेट्स जो थे वो वहाँ पे इकट्ठे हुए। इसमें क्या था कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के जो थे सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच, यानी फर्स्ट स्टेट के लोग और सेकेंड स्टेट के लोग, यानी क्लियर्जीज और नोवेल्टीज को कितने कितने मेंबर भेजने होते थे? 300 मेंबर्स। और थर्ड स्टेट के लोग को कितना भेजना होता था? 600 मेंबर्स। यानी कुल टोटल कितने हो गए? 1200। 300 किसके हो गए? क्लियर्जीज एंड नोवेल्टीज के, और 600 अलोन थर्ड स्टेट who were seated in the row facing each other the two sides while the third state member had to stand at the back। जो वर्साय के हॉल में जो व्यवस्था की गई थी, जो क्लियर्जीज और नोवेल्टीज के जो मेंबर थे उनको तो सीटेड किया गया था, यानी दोनों फेस टू फेस आमने सामने सीट किए हुए थे, एक तरफ क्लियर्जीज के एक तरफ नोवेल्टीज के, यानी 300 मेंबर्स। और जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको क्या किया गया? had to be stand at
पीछे खड़े होने की अनुमति दी गई, है ना। तो पार्शियलिटी यहाँ भी की गई, थर्ड स्टेट के लोगों को ज्यादा विशेष अधिकार नहीं था, है ना। तो यहाँ पे एक चीज की गई कि ये स्टैंड किया गया इनको बैक पे। जो थर्ड स्टेट था उसमें प्रॉस्परस और एजुकेटेड मेंस थे, ठीक है। और एंट्री किसकी बैन की यहाँ पे, पेजेंट्स की, आर्टिशियंस की, वुमेन्स की, ये लोग सारे डिनाइड टू वोट, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, इनको हॉल में प्रेजेंट नहीं करना था। तो इनकी एंट्री क्या थी, बैन थी। यानी कौन ये क्वेश्चन एक नंबर का पूछा जाता है, वो डिनाइड टू राइट को डिनाइड का वर्षा है असेंबली। तो कौन कौन से लोग, पेजेंट्स, आर्टिशियन एंड वुमेन, ये तीन कैटेगरीज ऐसी थी जो कि इनको निकाल के बाहर किया गया था कि ये असेंबली में सम्मिलित नहीं हो सकते, अपने मेंबर्स नहीं भेज सकते, ठीक है। सिर्फ ओनली प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है वही अपने मेंबर भेज सकती है। यानी 600 मेंबर जो आएंगे वो सिर्फ किससे आएंगे, प्रॉस्परस एंड एजुकेशन सोसाइटी से आएंगे, है ना। अब यहाँ पे कहता है कि ऑल ओवर द ग्रीवेंसेस एंड डिमांड वर लिस्टेड इन सम ऑफ द 40,000 लेटर्स व्हिच दे हैड बॉट विद। ये अपने साथ लेके आए थे अपनी डिमांड्स को, अपने चीजों को लिख के लेके आए थे। और कैसे लेते थे, करीब 40,000 लेटर्स थे जो कि लोगों के द्वारा, जैसे होता है ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है तो क्या करता है, अपने से जो एरिया है, अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनके लोगों के विचार को क्या जाता है, लेटर के रूप में वो लेके आए थे। वैसे यहाँ पे भी ये जो सिटीजन्स थे, जो लोग थे, उनकी विचारधारा को लेटर्स के रूप में लेके आए थे कि ये डिमांड वो कहाँ रखेंगे, असेंबली में रखेंगे। यानी स्टेट जनरल की असेंबली जो ऑर्गेनाइज की गई है वहां पे ये अपने प्रस्ताव को रखेंगे, है ना। अब यहाँ पे जो वोटिंग राइट्स था वो ये था कि वोटिंग स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ईच स्टेट हैड वन वोट। यहाँ पे जो वोटिंग राइट्स था स्टेट जनरल में वो ये था कि जो इन द ओल्ड में जो व्यवस्था थी उसमें ये था कि ईच स्टेट हैड वन वोट। हर स्टेट की क्या होती थी, एक वैल्यू होती थी। यानी 300 मेंबर जो है वो वोटिंग करेंगे किसके लिए। अभी क्या था कि अब क्या है, हम लोग ऐसे में क्या है कि एवरी पर्सन हैव गिवन राइट टू वोट एंड ईच वोट कंसीडर्ड वन वैल्यू। यानी हर आदमी वोट कर सकता है और हर वैल्यू कितनी है, एक है। लेकिन यहाँ पे क्या था, डिफरेंट था। यहाँ पे सारे लोग वोट करते थे और एक स्टेट की एक वैल्यू कंसीडर की जाती थी। यानी क्लियरिटीज की एक, नॉवेल्टीज की एक और थर्ड स्टेट की एक। यानी मेजॉरिटी किसकी बनी हमेशा, बार मेजॉरिटी किसकी बनती थी, क्लियरिटीज और नॉवेल्टीज की। तो रूल उन्हीं के पास होते थे, और है ना, थर्ड स्टेट वाले कुछ नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पे यही चीज था कि प्रीवियस क्या था कि वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ईच स्टेट हैड वन वोट। दिस टाइम थिंग वाज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू। इस बार भी शासक जो था वो यही चाहता था कि इसी तरीके से वोटिंग कराई जाए, इसी तरीके से वोट की वैल्यू कंसीडर की जाए। बट मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट जो थे वो ये चाहते थे कि डिमांड वोटिंग कंडक्टेड बाय असेंबली एज अ होल, वो सभी पर्सन को वोटिंग राइट्स उनका चाहते थे कि सभी लोग पार्टिसिपेट करें, सभी लोग वोट करें। यानी 1200 वोट्स हैं, 1200 मेंबर्स हैं, तो 1200 वोट्स पड़े, है ना। एंड वेदर ईच मैन वुड हैव वन वोट, हर आदमी की एक वोटिंग करने का अधिकार हो, उस वोट की वैल्यू कितनी हो, वन हो। ये कौन चाहता था, मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट, है ना। लेकिन इस वोटिंग के जो रूल्स थे, जो कि थर्ड ग्रुप वाले डिमांड कर रहे थे, उसको किंग ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। जो लुईस XVI था उसने क्या किया, प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। तो मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट क्या कर गए, वॉकआउट कर गए, यानी असेंबली से बाहर चले गए और क्या करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे, विरोध करने लगे, है ना। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट के, ये viewed themselves the spokesman for whole nation। ये अपने आप को क्या समझते थे, होल नेशन का स्पोकमैन समझते थे, वक्ता समझते थे कि हम जो चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो हम जो चाहेंगे वो हमारे अकॉर्डिंग में होना चाहिए, है ना। क्योंकि वो प्रभावित थे किससे, अभी आपने पढ़ा था कि फिलोसफर्स के जो आइडियाज थे उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, खासतौर पर मिडिल क्लास सेक्शन, है ना। और ये थर्ड स्टेट के लोग
लोग आए थे वो मिडिल क्लास सेक्शन से ही आए थे, यानी प्रॉस्परस और एजुकेटेड पर्सन आए थे, जिनके पास पैसा था और एजुकेशन थी, ठीक है। तो 20 जून को क्या हुआ कि वो असेंबल हुए, ठीक है। हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट, एक टेनिस कोर्ट था, हॉल इंडोर हॉल था, इंडोर आउटडोर आप समझ रहे हैं, इंडोर गेम आउटडोर गेम, इंडोर जो घर के अंदर खेला जाता है, तो इस तरीके का एक टेनिस कोर्ट था, इंडोर हॉल था। कहाँ पे? इन द ग्राउंड ऑफ वर्षाय के ग्राउंड में, वर्षाय पैलेस के ग्राउंड में एक इंडोर टेनिस कोर्ट था, वहां पे ये सारे लोग हमल हुए, इकट्ठे हुए एंड दे डिक्लेयर्ड दैट नेशनल असेंबली। उन्होंने क्या किया? एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर की एंड श्योर शपथ लिया। क्या शपथ लिया? कि नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैव टू अडॉप्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तब तक वो डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक कि वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते, है ना। दैट इज लिमिट द पावर ऑफ मोनार्च, जो कि शासक के पावर को कम करना, है ना। दैट इज लिमिट द पावर ऑफ मोनार्च, जो शासक को इतने अधिकार मिले हुए हैं वो अधिकार क्या किया जाए? कम कर दिया जाए, हटा दिया जाए। अब ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे जो वॉकआउट किए, उसमें जो मेन लीडर्स थे उसमें दो लीडर्स के नाम आते हैं, एक तो आपका मेरावियो का नाम आता है और एक एमएससीए का नाम आता है ना। दे वर लेड बाय द 2 पर्सन। ये जो वॉकआउट लोग किए थर्ड स्टेट के लोग, जो एजुकेटेड एंड प्रॉस्परस लोग थे, उनके जो लीडर्स थे उसमें मेन प्रमुख लीडर कौन कौन थे? मेरावियो एंड एमएससीए। मेरावियो कौन था? मेरावियो ही वाज बोर्न इन द नोबल फैमिली, नोबल फैमिली से ये बिलोंग करता था, वहीं पर उसी फैमिली में ये पैदा हुआ। व्हाट वाज द कन्विंस नीड टू बी टू अवे विद द सोसाइटी ऑफ द फेडरल प्रिविलेजेस, लेकिन ये फेडरल प्रिविलेजेस के क्या था? विरोधी था। ये नहीं चाहता था कि कुछ विशेष अधिकार दिया जाए कि अर्जित और नोबल्टीज को, वो ये चाहता था कि ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द आईज ऑफ लॉ, है ना। कानून के सभी पर्सन क्या है? समान है, तो सबको बराबर अधिकार मिलने चाहिए। ये किसका मानना था? मेरावियो का मानना था, है ना। उसने क्या किया? एक जर्नल निकाला, ठीक है, एक पत्रिका भी निकाली, डिलीवर्ड अ पावरफुल स्पीच, और एक पावरफुल स्पीच दिया। कहाँ पे? टू द क्राउड असेंबल्ड एट वर्साय, जो भीड़ इकट्ठा हुई थी कहाँ पे? टेनिस कोर्ट में, यानी सारे जो असेंबली के जो मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, उनके बीच में इसने क्या किया? एक पावरफुल स्पीच दिया, मोटिवेशन किया सबका, है ना। दूसरा जो लीडर था एबेसिए। एबेसिए कौन था? ही वाज द ओरिजिनली प्रिस्ट। क्या था ये भी अपर कास्ट से सेक्शन से बिलोंग करता था, यानी 3 स्टेट थे, क्लियरजीज एंड नोबल्टीज एंड थर्ड स्टेट। तो मेरावी जो था वो नोबल फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है, यानी नोबल्टी से। और ये एबेसिए जो था वो किससे बिलोंग करता था? प्रिस्ट, यानी क्लियरजीज से बिलोंग करता था, है ना। उसने एक पंफलेट भी लिखा, बहुत पावरफुल पंफलेट था ये, रोट द इन्फ्लुएंशियल पंफलेट कॉल्ड द व्हाट इज द थर्ड स्टेट, है ना। उसमें लिखा कि ये थर्ड स्टेट है क्या चाहता है, किस तरीके से वो शासक के अधिकार को लिमिट करना चाहता है, ये सारा कुछ उसने पंफलेट में लिखा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन का फर्स्ट फेज खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन के सेकेंड फेज के बारे में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।